नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे योग बताऊंगा जिसका संबंध व्यक्ति के गार्हस्थ्य जीवन से है, अर्थात वैवाहिक जीवन से है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपने बच्चों के बारे में कहते हैं कि शर्मा जी, बच्चे तो विवाह योग्य हो गए हैं। हम पूछते हैं तो मना कर देता है, कह रहा है कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति लड़कियों के माता पिता की भी है। वे भी आकर पूछते हैं कि बताइए भाई पंडित जी, लड़की तो विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, क्या इसके भाग्य में विवाह नहीं लिखा? ये मना कर देती है, झगड़ा करने पर तैयार हो जाती है। यही हाल लड़कों का भी है। उम्र निकला जा रहा है, 32 साल, 34 साल, 35 साल, 37, 38 साल के बच्चों के माता पिता भी आती हैं। फिर मैं उनकी कुंडली के आधार पर बताता हूँ कि हाँ भाई, ये विवाह करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, और विवाह कब तक होने की संभावना है। तो कब तक होने की संभावना ये तो बाद में बताऊँगा। मैं सामान्य रूप में आप सभी लोगों को स्पष्ट करूँगा कि कुंडली में कौन से योग अथवा वह कौन सा ग्रह है जब किसी निश्चित भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन अथवा गार्हस्थ्य जीवन में निश्चय ही उतारेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को महात्मा समझते हैं, कहते हैं हम तो निर्मोही हैं, मोह माया से मुक्त है, स्त्रियों की तरह तो हम देखते ही नहीं, साधु एकदम महात्मा है। ऐसे लोग हमारे पास भी कई बार आए। तो चूंकि मेरी आदत है कि मैं किसी के अन्य व्यक्ति के सामने में ज्योतिष के आधार पर जो बातें नहीं कहने योग्य रहती है, सार्वजनिक नहीं करने योग्य रहती है, उसमें मैं नहीं कहता, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। होता क्या है कि मनुष्य अपनी कमियों को किसी के सामने स्वीकार नहीं कर सकता। मैं भी उसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। सभी ये सामान्य स्वभाव है मनुष्य का। अब ऐसी स्थिति में मैं यदि ये कहूँ कि भाई आपके कुंडली में ऐसा योग है और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो झगड़ा कर लेगा, बुरा मान जाएगा। इसी तरह की बात हुई थी। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े क्या है, धनी मानी है तो बड़े व्यक्ति हैं और क्या। उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वे पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कितना बता दूं। तो मैंने कहा कि ठीक है। उनके मित्र भी बैठे हुए थे, बुरा मान गए कि आप हमको झूठा कह रहे हैं। हम अगर दम है तो पेट्रोल पंप का हिसाब किताब तो खाता में होता होगा। कहा कि हाँ होता है, हमके मंगाइए। मैं जिस तारीख से कह रहा हूँ उस तारीख से अभी तक का व्हाट्सअप कीजिए मैनेजर को, मैं देखता हूँ कैसे धन नहीं आया। अब तो उनकी सूरत देखने लायक थी। हमके फ़ोन कीजिए कि मैं भेजूँ गाड़ी आपके पेट्रोल पंप पर। मैं जानता हूँ पेट्रोल पंप का आपका नज़दीक में ही था। तो उन्होंने बहाना मार दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ, और चूँकि मेरे वो करीबी थे, मैं मना कर रहा था कि सब चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन वो माने नहीं, तो मुझे ये बात कहनी पड़ी। मैं यह कह रहा हूँ कि कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो कहते कुछ है और सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है। तो मैं कुछ योग ऐसे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। बहुत ही सरल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। यदि कुंडली में, किसी की भी कुंडली में ऐसा योग है अथवा ग्रहों की ऐसी स्थिति है, वह व्यक्ति हर हाल में विवाह करेगा। यदि वो ना कर रहा है तो गड़बड़ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके कैरेक्टर के ऊपर, क्लियर बात। तो देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन्हीं 12 भावों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटती हैं वो सब अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे आप किसी दवा की दुकान में जाएं, तो छोटी सी दुकान भले ही हो, लेकिन उसमें हजारों तरह की दवाई रखी रहती है, पिजन होल बना करके रहता है। उसको मालूम है कि कौन सी दवा मैंने कहाँ रखी है। यदि आपको कह दे कि भाई आप खुद ही ले लीजिए, पुर्जी लेकर आए हुए हैं, तो खोज लीजिए कहाँ है, नहीं मिलेगा आपसे, और वह वही हाथ डालेगा जहाँ पर दवा रखी हुई है। तो ज्योतिषी का भी ये काम है
कि इन 12 भावों से क्या क्या देखते हैं वो याद रखिए, रटना पड़ता है। हमने भी रटा है, सभी रटते हैं। बात विवाह की है तो विवाह का भाव 7वां। देखिए मैंने ऐसे ही एक उदाहरण के लिए कुंडली बना दी है। एक कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 कोई भी लग्न हो, लग्न के चक्कर में मत पड़िए, केवल ग्रहों के चक्कर में पड़िए, भाव के चक्कर में पड़िए, सब समझ में आ जाएगा। कन्या लग्न की कुंडली है, यही है 7वां भाव। यहाँ से गिनेंगे 7 आएगा। लग्न पहला और ठीक सामने 7वां, आपने सामने वाला भाव। तो विवाह का भाव यही है। तो भाई जब विवाह की बात हम लोग कर रहे हैं तो 7वें भाव को देखेंगे, बाकी से देखने से क्या लेना देना है। यह हुआ भाव, तो भाव 7वां। विवाह कराने वाला ग्रह, विवाह का कारक ग्रह शुक्राचार्य है, शुक्र है। तो 7वें भाव का भी कारक शुक्र ही है। कारक का क्या अर्थ है? करने वाला या कराने वाला, माध्यम बनने वाला। वो एसेंशियल है, जरूरी है। इसमें कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 12 नंबर पड़ा है, इसका स्वामी बृहस्पति है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बृहस्पति की दशा चाह चलेगी तो विवाह होगा, नहीं। जब तक शुक्र शामिल नहीं होगा। कैसे शामिल होता है? शुक्र की महादशा तो 20 वर्ष रहती है। तो भाई मान लेते हैं कि बचपन में निकल गया या वृद्धावस्था में आया, लेकिन उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा तो किसी भी ग्रह की महादशा में आती ही रहेगी। तो जब तक शुक्र की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा या शुक्र दशा नहीं आए, विवाह संभव नहीं। या जो ग्रह दशा में चल रहे हों वो शुक्र के नक्षत्र पे आ जाए तो विवाह होता है। मतलब शुक्र को शामिल होना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूरी है। देखिए शुक्र, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये शुक्र क्यों है, ऐसे ही अनावश्यक बात नहीं है। 7वां भाव गर्भाशय का होता है, गर्भ का होता है, नाभि से नीचे का पार्ट। तो गार्हस्थ जीवन का क्या अर्थ है? परिवार में वृद्धि का अर्थ है ना भाई। परिवार बढ़ता है ना, तब ना दुनिया चलती है। 7वां भाव गर्भ का है। हम लोग जब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में बायोलॉजी पढ़ते थे तो शुक्राणु शब्द सुनते थे। शुक्र अणु, शुक्राणु, छोटा अणु, सूक्ष्म अणु, शुक्राणु बोलते थे। शुक्र का नाम तो वहाँ भी है, उस समझ में नहीं आता था। शुक्राणु रट लिए, समझ गए। जब हमने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और पता चला कि ये है शुक्राचार्य, यह है शुक्र, तो सब हमारी समझ में आ गई बातें। जिस व्यक्ति के जो काउंटिंग करते हैं शुक्र यानी वीर्य, अगर शुक्राणु कम है वह व्यक्ति नपुंसक होता है, संतान की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों मामलों में है, लड़की हुआ लड़का, सबकी स्थिति है। अब डॉक्टर के पास जाएगा, वो दवा ऐसी देगा, उसकी वृद्धि होगी तब संतान होगी, तो नहीं होगी। अब सोचिए ज्योतिष शास्त्र कितना आगे है। ये अंग्रेजी के चक्कर में पड़ के हम लोग दिस दैट करते रहते हैं। तो बिना शुक्र के शामिल हुए संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। और विवाह का सबसे मुख्य कार्य संतान की प्राप्ति भी है, ताकि यह सृष्टि चले। तो सृष्टि में सहयोग देने वाले शुक्राचार्य हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा के बाद अगर किसी में ताकत है तो सब कुछ कर सकता है, विष्णु और महेश जी को छोड़ करके तो शुक्राचार्य ही है। मरे हुए को जिला देने की ताकत अगर किसी में है तो शुक्र में ही है। इसीलिए शुक्र को इसका कारक माना गया है। अब चूंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह माना गया, क्यों माना गया? शुक्राचार्य तो पुरुष है, क्यों माना गया? तो जब फल का कथन करते हैं तो शुक्र को स्त्री कहते हैं, स्त्री कारक ग्रह मानते हैं। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, तो शुक्र भी ज्योतिष शास्त्र में फल के कथन में स्त्री कारक ग्रह है। जो विवाह में तो स्त्री पुरुष दोनों को जरूरत पड़ती है ना भाई, गर्भ तो स्त्री को ही न होगा, और ये भाव गर्भ का है, इसीलिए शुक्र को स्त्री कारक ग्रह माना गया है। तो एक ग्रह तो शुक्र हो गया। शुक्र कमजोर है या खराब स्थिति में है तो विवाह नहीं होगा, क्लियर कट। विवाह अगर हो भी गया तो संतान नहीं होगी, या वैवाहिक जीवन कलुषमय हो जाएगा। शुक्र के कमजोर होना वैवाहिक जीवन में असफल होने का सबसे पहला संकेत। अब देखिए दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण का कारक है। मंगल का अधिकार समस्त जननांगों पर है। कमर से नीचे का पार्ट, कमर का पार्ट, गर्भ अंतिम समय जो नाभि के नीचे का एरिया और जो कमर का पार्ट हुआ वो वृश्चिक राशि पड़ती है जी। 8 नंबर की राशि, उसका स्वामी मंगल है। मंगल मेष राशि का भी स्वामी है। देखिए क्या ज्योतिष है। पहला भाव, पहली राशि मेष, उसका स्वामी मंगल। पहला भाव वही जन्म का है, तो बिना मंगल के जन्म संभव नहीं है। जिस व्यक्ति में रक्त की कमी हो वो क्या संतानोत्पत्ति करेगा। जननांगों में कोई कमी आ गई, क्या संतान की उत्पत्ति करेगा? नहीं कर सकता ना भाई। मंगल को एनर्जी का कारक माना गया है। जो भी दमखम है, ताकत है, किसी ग्रहों की बात मैं समझा रहा हूँ, वो मंगल में ही है। इसलिए मंगल पुलिस, सेना, फौज, बाहुबल का, पराक्रम का, स्थान का कारक बनता है। तीसरे भाव का कारक मंगल, निजी जिंदगी का कारक मंगल, एनर्जी का, पावर का कारक मंगल, किसी भी कार्य को करने की जिद का, हठ का, दृढ़ शक्ति का कारक मंगल। समझ गए? जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर होगा, मंगल खराब स्थिति में होगा, उस व्यक्ति को भी विवाहिक जीवन में समस्या निश्चित रूप से आएगी। वह व्यक्ति भी संतान की उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाएगा। उस व्यक्ति का आप लोग चेक करवा करके देखिए, उसका हीमोग्लोबिन जो औसत होता है उससे हमेशा नीचे रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ऐसे लोगों को बराबर दवा वगैरह लेती पड़ती है, नहीं तो रक्त से संबंधित बीमारी होने लगती है। तो दूसरा ग्रह हुआ मंगल। 2 ग्रह हो गए, मंगल और शुक्र। मैंने लिखा है, यह तो भाव हो गया, सप्तम भाव लिखा है पति पत्नी का। पहले जो मैं बना के रखा हूँ उसमें पति और पत्नी, दाम्पत्य जीवन में किसी का अगर लड़का कुंडली है तो भाई पत्नी, और लड़की कुंडली हो तो पति। तो पहला ग्रह शुक्र, दूसरा ग्रह मंगल, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति विवाह करेगा कि नहीं करेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन 12 भावों में कहीं भी यदि शुक्र और मंगल इकट्ठा बैठे हुए हैं तो वह अपने आप को कितना भी महात्मा क्यों ना कहता हो, मंदिर में रोज माला क्यों ना फिरता हो, घंटी क्यों ना बजाता हो, बड़े बड़े महात्मा आकर के भाषण क्यों ना देता हो, लोगों को प्रवचन सुनाता हो, वो हर हाल में गारहस्थ जीवन में बंधेगा, विवाह करेगा। अगर 1% मान ले कि नहीं करेगा तो बुरा लग जाएगा भाई, मेरे ऊपर कंप्लेन मत कर देना। मैं साफ साफ कहता हूँ कि फिर तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, वो झूठ बोल रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप भी मान्य है। ये ऐसे लोगों के लिए मान्य है जो धोखा देते हैं दूसरे को कि हम नहीं है। ऐसे ही लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो रहेगा ही रहेगा, बिना स्त्री के संपर्क के रह ही नहीं सकता। कैसे मैं समझाता हूँ, मान लेते हैं, मान ले कहीं भी हो, इसमें कहीं भी, यहाँ मंगल बैठा, यहाँ शुक्र बैठ गया, तो दोनों एक साथ हो गए। या योग कहीं भी हो, यहाँ भी हो, मंगल शुक्र एक कहीं भी हो, इसको बोलते हैं युति, योग। मंगल और शुक्र का युति होना, एक साथ होना, योग होना। योग मतलब जोड़, दोनों एक साथ कहीं भी 12 भाव में बैठे हो शुक्र और मंगल, तो उस व्यक्ति का विवाह अवश्यंभावी है। शुक्र मायावी है, मंगल 1 नंबर के झूठा है, झूठा ग्रह भी मंगले है। मंगल वाला व्यक्ति जो मंगल से ज़्यादा प्रभावित हो, मंगल बहुत ताकतवर, फटफट झूठ बोलेगा, बुरा मानने की बात नहीं है। अगर वकील होगा, मंगल से प्रभावित है, वो टॉप का क्रिमिनल लॉयर होगा। क्यों? मंगल को मारधार पसंद है, वो फौजी है, पुलिस है, और वकील का काम है झूठ बोलना। झूठ बोलना काम नहीं है, वह स्वतः वो अपने मुवक्किल के रक्षा के लिए सब कुछ बोलता है, वो सब क्षम है, वो पाप नहीं है। यदि मुवक्किल के रक्षा नहीं करेगा तो क्या वकील है वो, फिर तो गद्दारी हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, इस बात की चर्चा है कि मंगल प्रधान व्यक्ति टॉप का क्रिमिनल लॉयर होता है,
उसका कारण मंगल। ठीक है जी। अब जिस किसी की भी कुंडली में मंगल शुक्र बैठे हो वो व्यक्ति हर हाल में विवाह करेगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम मैंने बताया कि संतान की उत्पत्ति के लिए शुक्र और मंगल आवश्यक है। तो शुक्र और मंगल जब भी इकट्ठा होते हैं उसको राजयोग कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी निसंतान हो जाए कतई संभव नहीं, कतई संभव नहीं। प्रतिशत की बात हो तो भाई 1% मैं हमेशा ईश्वर के ऊपर मान के चलता हूँ कि 1% ईश्वर के ऊपर है। हम ब्रह्मा थोड़े हैं जो हम कह रहे हैं सही हो जाएगा। जो लिखा है मैं उसी को समझा रहा हूँ। तो शुक्र और मंगल अगर इकट्ठा कहीं भी कुंडली में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए तो घबराइए नहीं। संतान प्राप्ति में अगर देर हो रही है तो उसका कारण कुछ अन्य ग्रह होगा, क्योंकि सब काम ग्रहों की दशा के अनुसार ही होता है। संतान का भाव 5वां, मैं उस पर फिर कभी आऊँगा बताऊँगा। और अगर 5वां भाव का दशा वो नहीं चल रहा है तो संतान में देरी होगी। शनि सब काम में डिले करता है, शनि वहाँ बैठ गया तो देरी होगी। संतान दृष्टि डाल दी, शनि ने दृष्टि डाल दिया तो संतान में देरी होगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों तो संतान की प्राप्ति 100% होगी। अब संतान में बोल रहा हूँ तब पुत्र और पुत्री के फेरे में मत पड़िए। दोनों संतान ही है, दोनों समान है। को बड़ छोट कहते अपराधु, तुलसी के पत्ता जैसा छोट ऐसा बड़, तो बेटा बेटी एक समान तो होगी। दूसरा नियम है ये हुआ पहला नियम कि ये शुक्र और मंगल एक साथ हो। दूसरा नियम है कि शुक्र और मंगल एक दूसरे से चौथे या चौथा छोड़िए, चौथा में आप लोग गड़बड़ हो जाइएगा, सीधे केंद्र है। केंद्र मैं समझाता हूं केंद्र क्या है। केंद्र में हो शुक्र और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हो तो भी यही योग है, उसका भी यही प्रभाव जो शुक्र और मंगल के एक साथ रहने से होता है। केंद्र क्या है? हर चौथा भाव केंद्र कहलाता है। 1 4 7 10, 1 से गिनिए 1 2 3 4 हो गया। 4 से गिनिए 7 को, 4 5 6 7, 7 से गिनिए तो 7 8 9 10, फिर 10 से गिनेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 11 12 1, क्योंकि 12 को भाव होता है तो 12 के जगह 13 थोड़ी गिन देंगे। उसी का कहते हैं केंद्र। जैसे अमूमन 1 4 7 10 हुआ ना, लिखा हुआ है, यही तो सेंटर है। स्क्वायर देखिए सब बना हुआ है, स्क्वायर है। स्क्वायर है कि नहीं है? चारों भुजा बराबर स्क्वायर, इसलिए इसको केंद्र बोलते हैं। अब यही स्थिति सिर्फ यहीं बैठेगा तो नहीं है, समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ मंगल बैठा हुआ है, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 हो गया चौथा भाव। ये बोलते हैं एक दूसरे केंद्र में हम। अगर यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे मंगल तो भी 1 2 3 4 कहीं भी हो, इन चारों में 1 2 बैठे हुए हैं, एक केंद्रीय प्रभाव है। अब अगर मान लेते हैं कि यही अंदर में ना बैठे, कहीं और बैठे हो, तो कहीं भी बैठे मंगल शुक्र एक दूसरे से चौथे 7वें 10वें बैठे हो, मान लेते मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो इसमें है ये नहीं है तो कैसे गिनेंगे? तो गिनिए 1 2 3 4, शुक्राचार्य यहाँ बैठ जाए, 1 2 3 4 बैठे हुए हैं। अब ये नहीं कि खाली मंगले से बैठे हुए, शुक्र से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, 10वां पड़ जाएगा एक दूसरे से। यहाँ मान ले, अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, यहाँ बैठा हुआ है मंगल, बैठ जाए कोई बैठ जाए, 1 2 3 4 यहाँ बैठ जाए, शुक्राचार्य बैठ जाए, सब एक दूसरे से चौथे बैठे हुए हैं। गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए हैं? भले इसी के अंदर नहीं बैठे, अलग अलग बैठे हैं, लेकिन जब गिनेंगे तो एक दूसरे से चौथा 7वां
या 10वां बैठा हो, उसी का नाम है केंद्र। अब किसी की भी कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है, उसका विवाह हर हाल में होगा, उसको संतान की प्राप्ति 100% होगी। समझ गए? ये तीसरा नियम बताता हूँ। ये तीसरा नियम क्या है कि शुक्र और मंगल एक दूसरे की राशि में हो। एक दूसरे की राशि में हो। तीसरा नियम है कि मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में हो। एक हो गया एक साथ हो, एक हो गया कि एक दूसरे से पहला से चौथा, सातवां, 10वां में हो। अगर ये भी नहीं है तो एक दूसरे की राशि में हो। तो मंगल की राशि कौन कौन सी है? 1 नंबर और 8 नंबर, मेष राशि और वृश्चिक राशि। शुक्र की राशि है 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ राशि और तुला राशि। देखिए, अब ये कन्या लग्न है तो इसमें 1 नंबर कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पर शुक्र बैठा रहे। अब 2 नंबर यहाँ पे है, इसमें मंगल बैठा रहे। तो शुक्र मेष राशि यानी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मंगल 2 नंबर की राशि वृष राशि में बैठा हुआ है। तो एक दूसरे घर में बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए हैं? इसको बोलते हैं राशि क्षेत्र संबंध। शुद्ध नामकरण इसका है क्षेत्र संबंध, एक दूसरे के घर में बैठ जाना। तो जिसमें बहुत गहरी मित्रता होगी वही ना एक दूसरे के यहाँ बेधड़क आ जा सकता है। अभी यहाँ ये है 8वां भाव, 8 नंबर की राशि वृश्चिक, यहाँ शुक्र बैठा हुआ, तो भी ये माना जाएगा कि दोनों दूसरे राशि में है। 7 नंबर कहा गया, यहाँ है 7, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ, तो भी एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, ये माना जाएगा। चौथा नियम है शुक्र और मंगल एक दूसरे के नक्षत्र में हो। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि ये सब काम ज्योतिषों का है कि याद रखें कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का है। लेकिन मैं चूँकि बता देता हूँ, आप में हो सकता है कि बहुत से लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे तो उनको लाभ करेगा। जिस प्रकार एक दूसरे की राशि में बैठने पर भी वही योग होता है, वैसे ही मंगल और शुक्र के भी जो नक्षत्र हैं, सभी ग्रहों के 3-3 नक्षत्र हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में मंगल बैठा हो या मंगल के नक्षत्र में शुक्र बैठा हो तो भी योग बनेगा। जैसे दूसरी राशि, दूसरा नक्षत्र पड़ता है शुक्र का, भरणी नक्षत्र। अब यदि भरणी नक्षत्र में मंगल बैठ जाए, 2 नंबर को बोलते हैं भरणी, ये दूसरी राशि पड़ती है भरणी। यहाँ पर इसी में बैठा हुआ है मंगल महाराज बैठ गए, और मंगल की पहला नक्षत्र होता है मृगशिरा। मंगल का पहला नक्षत्र मृगशिरा, वो चंद्रमा के बाद आता है। ठीक है, 5वीं राशि मृगशिरा। अगर इसमें शुक्र बैठा हुआ तो भी योग माना जाएगा। अब देखिए, यह है भरणी नक्षत्र, इसका स्वामी शुक्राचार्य। यह है मृगशिरा नक्षत्र, तो इसका स्वामी मंगल। तो ये दोनों दूसरे के बैठ गए ना,
तो ये इसी तरह से चलता है। शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी है, ये अलग बात है, फिर तीनों आऊँगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो 4 नियम, शुक्र और मंगल 12 भावों में से कहीं भी एक साथ बैठे हो। शुक्र और मंगल एक दूसरे से गिनने पर चौथा, 7वां, 10वां और पहला, माने 1 से लेकर 10 तक बैठे हो, तो भी शुक्र और मंगल एक दूसरे के राशि में बैठे हो, यानी एक्सचेंज करके बैठे हो। तुम्हारा खाना हम खा गए, हमारा खाना तुम खा जाओ, तो हमारे घर पर पढ़ाई तो हम तुम्हारे घर पढ़ा दे देते, यही बात है। चौथा नियम कि एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा, वो विवाह करेगा, संतान की वृद्धि हर हाल में होगी। अब जो भी भाई बंधु संतान के लिए परेशान हो रहे हो, इस नियम को देख लीजिए, निराश किसी सूरत में नहीं होना है। संतान तो होगी ही होगी, लेट हो जल्दी हो ये अलग कहानी है। मैं एक एक करके सभी सूत्रों को व्याख्या करूंगा और प्रयास करूंगा कि आप सभी लोग कुंडली में देखें। ज्योतिष शास्त्र में भृगु संहिता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे महान ग्रंथ भृगु मुनि के द्वारा भृगु संहिता है। उसके व्याख्या करते करते कितने लोग ज्योतिषाचार्य बन गए। उसमें तो इतना खुला शब्द में लिख दिया है, एक श्रीवास्तव जी हैं और भी कई विद्वानों ने, कि अगर इन चारों में से कोई भी स्थिति बन रही हो तो वह व्यक्ति कितना ही सदाचारी क्यों न हो, कितना हो धर्मात्मा क्यों न हो, तो वह वैवाहिक जीवन अवश्य बंधेगा, और यदि नहीं बंधता है तो उन्हें किसी के साथ उस संपर्क में जरूर रहेगा। इस विषय में इतना ही। आगे मैं एक एक करके कई ऐसे सूत्र हैं जो सामान्य जनों के लिए बहुत लाभदायक होगा, मैं बताते रहूँगा। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।